अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। माय नेम इज़ उसामा ताहिर एंड यू वाचिंग लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, आज आपसे मैं गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। कल ही मुझे यूट्यूब वालों की तरफ से ईमेल आया है कि माय चैनल हैज़ बीन मोनेटाइज्ड, आई हैव बीन एक्सेप्टेड इन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड नाउ आई एम एबल टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब एड्स एंड अदर सोर्सेज लाइक यूट्यूब प्रीमियम एट्सेट्रा। सो इसका सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार आप लोगों की तरफ से हूँ। आप लोगों के से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की इस सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं सारा दिन बहुत ही खुश रहा और आप सब लोगों की दुआएं चाहिए, वेल विशेस, गुड विशेस चाहिए। वहीद भाई, कैसे हैं आप? बाकी तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे कि अतीका, एक अक्सा खान है, उनके भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। सो वेलकम, आप सब लोगों को खुशामदीद इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा वन वे सिस्टम नहीं मैं इसको लेके चल रहा, बल्कि मैं इसको एक एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही समझ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं सबको तकरीबन रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। आई वांट टू से फ्यू वर्ड्स। Students, nowadays I'm a bit busy. This is my final year, so it is hard for me to upload video lectures on daily basis. But after my final year, which is very near, after Ramadan or after Eid al-Adha, I will be like May, June, or in May, June, I will be free. Then we'll have a lot of time to discuss things, and I'll upload video lectures on daily basis. So don't worry. Till then, you have to support me and you have to be patient. तब तक के लिए थोड़ा सा आप सब्र इत्मीनान से काम लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह यही है, कहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट की तरफ। अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कितनी खुशी हुई और वो सब, ठीक है। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, बुक 9 की तरफ हम स्विच कर चुके हैं। 38 लाइन्स तक को हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। उनका थोड़ा सा मैं खुलासा समरी आपके सामने पेश करता चलूँ। बेसिकली स्टार्टिंग लाइंस में जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि अब कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी, अब तो बात होगी ट्रेजेडी की, दुख की, तकलीफ की, जो इंसान पे अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आ जाने की वजह से हुआ। उनकी गलती की वजह से उन्हें ज़मीन पर भेजा गया और उसकी वजह से जो इंसान को मसाइब और तकलीफ़ आई, उनकी उसके बारे में बात होगी। अब कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दिया। उसके बाद शिफ्ट किया गया है एपिक पोइम क्या होती है। जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि वर्जिल ने भी एपिक पोइम लिखी, होमर ने, स्पेंसर ने, इन सब का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि मेरी जो एपिक पोइम है वो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है। ये जो एपिक पोइम्स जो ये इन लोगों ने लिखी हैं, इसके अंदर महज डिटेल्स के, छोटी छोटी डिटेल्स के, कारीगरी के, लफ्ज़ों से खेलने के और कुछ भी नहीं है। असल में जो थीम है, आर्ग्यूमेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो मायने रखता है। ये बातें मायने नहीं रखती। उसमें नाइट्स का जिक्र होगा, अच्छे अच्छे खानों का जिक्र होगा, इनकी पॉइंट्स में खेलों का जिक्र होगा, उनकी जो है तलवारें, असलहा, उनके घोड़ों, उनकी तर्ज ज़िंदगी, उस सब के बारे में जिक्र है। लेकिन वो किस कॉज के लिए सब कुछ हुआ, इन अर्थली वॉर्स का, दुनियावी जंगों का जिक्र हमें मिलता है। और ये सिर्फ कारीगरी है जो कि मुझे नहीं आती, ठीक है। और मैं जो एक बहुत डिवाइन, एक मुकद्दस मौजू के ऊपर पोइम लिख रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे शायर की देवी, हेवनली म्यूज जो है वो मेरी हेल्प करती है। बेसिकली यहाँ पे जॉन मिल्टन ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो गोल है, मेरा जो कॉज है, विजन है, मिशन है, वो बहुत बड़ा है। और जो इन लोगों ने एपिक पोइम्स लिखी हैं, इससे ये नहीं है कि वो उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी एपिक पोइम, उनका योनरा एंटायरली डिफरेंट है। वो जिस चीज़ की तरफ, डिटेल्स की तरफ भागे हैं, उसका एक्चुअली एपिक पोइम को, किसी एपिक पोइट को जिंदा रखने के लिए ये डिटेल्स मायने नहीं रखती, बल्कि थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो मायने रखता है। वो किस कॉज के लिए लिख रहा है, उसका मोरल लेसन क्या है, उसमें थीम, मौजू क्या है, वो मायने रखता है। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब आप लाइंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह में, God wills, with the will of God, you will understand each and every line on your own with a little assistance of mine.
क्योंकि अब जो कुछ मैं आपको बता चुका हूँ इन मिनट्स में वही सब कुछ इंपॉर्टेंट था और वही असल रिसर्च बेस्ड चीज़ थी जो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, द स्किल ऑफ आर्टिफाइस और ऑफिस मीन नॉट दैट विच जस्टली गिव्स हीरोइक नेम। वो कह रहे हैं कि ये जो स्किल है ना आर्टिफाइस और ऑफिस मीन, वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी पोइम है वो डिवाइन है और जो ये जो पुरानी सारी एपिक पोइम्स हैं ये आर्ट से रिलेटेड चीज़ है। और इसके अंदर द स्किल ऑफ आर्टिफाइस और ऑफिस मीन से मुराद है कि वो जो मिडिल एजेस के अंदर जाउस्ट यानी कि जो घोड़ों पे लड़ने वाले लोग मौजूद थे, उनके ऑफिस के लोग मौजूद थे, जंगों के अंदर मुख्तलिफ ओहदेदारान जो लोग मौजूद थे, उन सब का जिक्र वो पिछली लाइंस के साथ इस लाइन को रिलेट करके आप समझें कि उन सब का जिक्र इतने आर्टिस्टिक मैनर में किया जाना, हर चीज़ डिटेल में बताई जाना, नॉट दैट विच जस्टली गिव हीरोइक नेम। ये सब कुछ जो है किसी हीरोइक रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, किसी पोएम को हीरोइक पोएम नहीं बनाता, किसी राइटर का नाम जिंदा रखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं होती। बेसिकली पोइट्री में आप लफ्जी तर्जुमा या लफ्जी मायने की तरफ अगर आप भागेंगे तो आप बहुत बड़े फेलियर होंगे। आपने उस चीज़ की डीप डाउन इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना होता है। बेसिकली यहाँ पे जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि ये जो स्किल है ना एपिक पोएम को लिखने की, ये मेरे पास नहीं है। मैं डिवाइन एक मौजू पे बात कर रहा हूँ। ये जो इस तरह डिटेल हर ऑफिसर की और किस तरह से वो खाना खाया जाता, रैंक बाय रैंक उन्हें बिठाया जाता और वो लड़ते किस तरह से, सब कुछ होता, इस सब के डिटेल बता देना किसी पोएम को एपिक पोएम कहने के लिए काफ़ी नहीं होता। ये इंटरप्रिटेशन है। टू पर्सन और टू पोएम, ये किसी भी पोएम को या किसी पर्सन को हीरोइक नेम यानी उसको इज्जत देने के लिए काफ़ी नहीं है। मी ऑफ दीज नॉट स्किल्ड नॉट स्टूडियस, और ना ही इस सब में मैं स्किल्ड हूँ और ना ही मेरा इतना मुतालिया है, यानी कि स्टूडियस, इतना पढ़ा लिखा हूँ यानी इतना मुतालिया करता हूँ इस चीज़ पे ना, तो यानी कि ये जो कारीगरी है ना आजकल शायरी वो कह रहे हैं ये जो कारीगरी बन गई है ये नहीं है मेरे पास, मैं स्किल्ड नहीं हूँ। बेसिकली वो एक आर्ग्यूमेंट दे के उस पे कह रहे हैं कि हाँ बाबा मैं ये नहीं करता, ना ही मैं ये कर सकता हूँ। हायर आर्ग्यूमेंट रिमेन्स, वो कह रहे हैं कि असल में तो हायर आर्ग्यूमेंट पीछे रह जाता है, आपकी पोएम की थीम क्या है वो मायने रखती है। सफिशिएंट ऑफ इटसेल्फ टू रेज दैट नेम, और यही काफ़ी है आपका नाम उजागर करने के लिए, बुलंद रखने के लिए, आपको इज्जत दिलवाने के लिए। बेसिकली अब वो फिर थोड़ा सा तंज से काम ले रहे हैं, आयरनी से काम ले रहे हैं कि ये वर्जिन, होमर, स्पेंसर, तुम लोगों ने ये जो लिखा है ना, ठीक है तुम लोगों का नाम है, लेकिन ये चीज़ें, ये जो माइनर डिटेल्स, हर जो है मामूली तुम लोगों ने बातें बताई हैं, ये चीज़ें इंसान का नाम जिंदा रखने के लिए काफ़ी नहीं होती। अगर तुम्हारी थीम डिवाइन नहीं है, तुम्हारी थीम मुकद्दस नहीं है, तुम्हारी थीम प्राइमरी फंक्शन में नहीं प्ले कर रही, तो फिर तुम्हारा नाम रखने के लिए ये डिटेल्स किसी काम नहीं आ सकती। यानी कि एक बेसिक चीज़ जो है वो थीम है, ठीक है। अब यहाँ पे इशारा उनका अपनी पोएम की तरफ है, अपनी इस पैराडाइज लॉस्ट की तरफ है कि उन्होंने कितना बड़ा एक मौजू छेड़ा है। और वो ये भी कहते हैं जगह जगह कि वो ये खुद ये लिख ही ना पाते बल्कि हेवनली म्यूज उनकी हेल्प करती है और उनको गाइड करती है। नेक्स्ट वो कहते हैं अनलेस एन एज टू लेट और कोल्ड क्लाइमेट और years डैम माई इंटेंडेड विंग्स। वो कहते हैं कि अगरचे मेरी जो है उम्र इतनी एन एज टू लेट, ये ज़माना बहुत ज़्यादा बीत चुका है, क्योंकि वो पुराने पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और कोल्ड क्लाइमेट, ये यहाँ पर मौसम का बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, और years डैम माई इंटेंडेड विंग्स, या ये मेरी उम्र वगैरह, मेरे जो इतनी उम्र हो गई है और अब मैं ब्लाइंड भी हो चुका हूँ, मेरी जो है डैम माई इंटेंडेड विंग्स, ये जो है ना मेरी परवाज़ में रुकावट बन रहे हैं। अब यहाँ पर उनका थोड़ा सा इशारा जो है ना रेफरेंसेस को समझना हमें पड़ेगा। रेफरेंसेस में वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि अब मैं इतने अरसे बाद एपिक पोएम को लिख रहा हूँ, पुराने लोग लिख चुके हैं, उनकी छाप बन चुकी है, तो एक तो ये बहुत बड़ी रुकावट है। और कोल्ड क्लाइमेट, और यहाँ जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, ये लंदन है या ये यूरोप जो है, यहाँ पर क्लाइमेट जो है, सॉरी मैंने लंदन बोल दिया, यूरोप का ओवरऑल क्लाइमेट वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत सर्द है, कोल्ड है, और यहाँ पर बेहिम्मती का एक जो है ना कल्चर बन चुका है, तो ये भी एक रुकावट है। और years, और ये जो मेरी इतनी उम्र हो गई है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट से उनकी मुराद ओवरऑल सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव है, और years वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, और एज टू लेट भी वो एक ओवरऑल बात करें कि इतना ज़माना बीत चुका है। डिप्रेस्ड,
यानी इसने मेरी परवाज़ को थोड़ा सा मुतासिर किया है। एंड मच दे मे फॉल बी माइन नॉट हर्स हु ब्रिंग इट नाइटली टू माई ईयर्स, और मैं खुद तो ये लिख भी ना पाता मैं खुद ये कर भी ना पाता। नॉट हर्स हु ब्रिंग्स इट नाइटली टू माई ईयर, वो ही मेरी जो शायरी की देवी है, हेवनली म्यूज़ है, वो रात को आती है, मेरे कान में बोल जाती है, और सुबह में वही वर्सेस, सुबह में वही जो शेर हैं वो लिख डालता हूँ। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये जितने पोइट्स हैं इन्होंने डिफरेंट क्लाइमेट्स में लिखा है। तो ये थोड़ी सी एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हमें ये भी देखने मिलता है कि आपके ऊपर वेदर का, सोसाइटी का, एज का, आपकी अपनी एज का, और एक एज जो ज़माना है लिटरेचर की एज, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, बनता है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, और आपकी राइटिंग को वो फ्लरिश भी कर सकता है, और आपकी राइटिंग को वो जो है ना मिनिमाइज लिमिटाइज भी कर देता है। ठीक है, ये एक तरह से एक बिल्कुल सही बात है कि आपकी सोसाइटी, आपका एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशंस, किस एज में आप हैं, और वो ये थोड़ा सा जो इशारा कर रहे हैं ना कोल्ड क्लाइमेट या रिनेसेंस की तरफ भी इशारा है कि बिल्कुल जो है ना सर्द सा एक लिटरेचर है उनकी नज़र में। ये आप यहाँ पर अगर डीपली देखें तो जॉन मिल्टन आज बड़े ही कॉन्फिडेंस में मालूम होते हैं। किस तरह से वो हर बात को रद्द करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो फिर खुद को भी कह रहे हैं कि मैं यार बड़ा बूढ़ा हो गया, मैं अब एज भी इतनी गुजर गई फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं ये डिवाइन टॉपिक पे अगर लिखने काबिल हुआ हूँ उसकी वजह हेवनली म्यूज़ है। तो इससे उनकी एक तो है स्पिरिचुअलिटी का पता चलता है, और जो एपिक पोएम्स पहले लिखी गई हैं वो सारी दुनियावी हैं, उसके ऊपर वो जो उनका क्लेम है वो भी किसी हद तक जस्टिफाई होता दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन्स में क्या है? द सन वॉज संक, सूरज डूब चुका है, एंड आफ्टर हिम द स्टार ऑफ हेस्पेरस whose office is to bring twilight upon the earth। अच्छा, ये लाइन्स पढ़ने से पहले आपको एक फिनोमिना समझना होगा। जब ना सूरज गुरूब होता है, when sun sets, तो हमारा एक प्लेनेट है वीनस, वीनस से पीछे फिर अर्थ है, सबसे पहले कोई और सियारा है सूरज सोलर सिस्टम में, फिर वीनस है सेकंड नंबर पे है, और फिर थर्ड पे अर्थ है। तो जब सूरज गुरूब होता है ना तो हमें किसी हद तक उसका वीनस को आज नज़ारा मिलता है। ये जो उफक के ऊपर, आप स्काई के ऊपर पिंकिश सा एक लाइट, पिंकिश हो जाता है ना, एक सेमी डार्कनेस आ जाती है रात के वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त, वो वीनस होता है। तो ये एक फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, जो आपको पहले समझ लेना जरूरी था ताकि इन लाइंस को आप अंडरस्टैंड कर सकें। यानी जब सूरज गुरूब होता है तो आपको वीनस का एक नज़ारा सा मिलता है, वो जो स्काई जो है बिल्कुल पिंकिश सा हो जाता है, वो एक वीनस का साया सा आपको मिलता है, एक नजर सा आता है कि यार ये पीछे वीनस है, वीनस इज अ प्लेनेट लाइक अर्थ। अच्छा, द सन वाज संक, अब सूरज डूब चुका है, एंड आफ्टर हिम, और उसके बाद स्टार ऑफ हेस्पेरस, और ये हेस्पेरस से मुराद वीनस ही है। और यहाँ पे स्टार बोला है, चाहे हम जानते हैं कि स्टार और प्लैनेट का फर्क होता है एस्ट्रोनॉमी में, तो ये तो पोइट्री है ना, तो उन्होंने बोला है कि जो प्लैनेट वीनस है, हुज ऑफिस इज टू ब्रिंग ट्वाइलाइट अपॉन द अर्थ, जिसका अब असल में तो होता ये है कि सूरज गुरूब होता है तो हमें वीनस नजर आने लग जाता है, लेकिन पोएटिक लैंग्वेज में वो ये कह रहा है कि जिसका काम ये है कि जमीन के ऊपर ट्वाइलाइट लाई, सेमी डार्कनेस लाई, ट्वाइलाइट से मुराद है नीम अंधेरा लेके आए, यानी वो एक पोएटिक एक्सप्रेशन है ना, शॉर्ट आर्बिटर ट्वाइक्स डे एंड नाइट, और दिन के दरमियान और रात के दरमियान ये एक मुनसिफ है। यानी ऐसे नहीं होता जैसे हम लाइट बंद करते हैं तो फौरन अंधेरा हो जाए, नहीं, बल्कि सेमी डार्कनेस आती है और फिर डार्कनेस आती है, नीम अंधेरा आता है और फिर पूरा अंधेरा आता है। ये एक तरह से मुनसिफ लगता है, आर्बिट्रर लगता है, मिडल मैन लगता है दिन और रात के दरमियान, यानी एक पोएटिक ब्यूटी है। उन्होंने बोला है कि ये एक मुनसिफ है, एक मिडल मैन है दिन और रात के दरमियान, और किस तरह से उनके दरमियान मुआहदा तय करने के बाद रात कर देता है। एंड नाउ फ्रॉम एंड टू एंड नाइट्स हेमिस्फीयर हैड वेल्ड द होराइजन राउंड, और अब जो है एंड टू एंड जो अंधेरा हो चुका है, यानी रात हो चुकी है। व्हेन सैटर्न, जब जो सैटर्न है शैतान, हु लेट फ्लेड बिफोर द थ्रेट्स ऑफ जेब्राइल आउट ऑफ ईडन। अब ये लाइंस का रेफरेंस जो है ना बुक 6 से जाके मिलता है। आप भी कह रहे होंगे कि आज सर क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैंने आज लाइंस कुछ ज्यादा ली हैं, 20 लाइंस हैं, और ये बहुत ज्यादा रेफरेंस बेस्ड लाइंस थी, तो ये ऐसे ही कवर होनी थी।
अब यहाँ पे रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि जब पहली दफ़ा ये ईडन से जब निकाला गया, तो पहली दफ़ा जब ये ईव को वहाँ जो है ना करने गया, वर्गलाने गया, तो ये एक मेंढक की सूरत में, फ्रॉग की सूरत में वहाँ पे गया और उसके पास जाके बैठ गया अम्मा हव्वा के, और उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे, ख्वाब आने लगे। तो वहाँ पे गार्डियन एंजल, जो कि एंजल वहाँ पर गार्ड होते हैं जन्नत में, उन्होंने इसे देखा। उन्होंने जब डंडा मारा, उन्होंने बोला कि तुम अपने नेटिव शेप में वापस आओ। तो वहाँ पर फिर जब्राइल जो कि एक एंजल ही हैं, उनसे इनकी लड़ाई होने लगी थी, और बीच में अल्लाह ताला ने पढ़ के अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन इसे हटाया और ये वहाँ से भाग गया। अब ये दूसरी दफ़ा वहाँ पे जा रहा है, और उसी रेफरेंस से यहाँ पे जॉन मिल्टन दोबारा बुक 9 में आके कह रहे हैं कि जब शैतान जो कि भाग गया था जब्राइल के धमकियों के बाद जन्नत से, यानी जब दूसरी दफ़ा गया, फिर जब्राइल ने उसे धमकाया कि चलो निकलो यहाँ से, तो नाउ इम्प्रूव, अब वो बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव हो गया है अपने गोल में कि उसने कैसे धोखा देना है और कैसे सारा जो है ना प्लान किया हुआ है उसने, इन मीडिएटेड फ्रॉड एंड मेलिस। अब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए कि इंसानियत को कैसे धोखा देना है, वहाँ पे जाके कैसे अम्मा हव्वा को, ईव को जो है वर्गलाना है, इन मेडिटेटेड फ्रॉड एंड मेलिस। और उसने बड़ी सोच विचार के बाद फ्रॉड और मेलिस का एक धोखाधड़ी का प्लान बनाया है, बेंट ऑन मैन्स डिस्ट्रक्शन। वो बड़ा ही जो है ना जोर पर है कि इंसान को तबाह करके ही छोड़ना है, मगर व्हाट माइट हैव ऑफ हेवियर ऑन हिमसेल्फ, उसे चाहे कितना खुद भी नुकसान हो जाए, व्हाट माइट हैव ऑफ हेवियर ऑन हिमसेल्फ, उस पे कितना भी वो हो जाए, अजाब आए, उसे इस बात की फिक्र नहीं है, बल्कि वो ये सिर्फ जानता है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सके, एडम और ईव को नुकसान पहुंचाया जा सके, पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जा सके। फियरलेस रिटर्न, अब वो बेखौफी से वापस गया है। बाय नाइट ही फ्लेड एंड एट मिडनाइट रिटर्न, जब वो निकाला गया था तो रात का वक्त था, और अब पूरे 7 दिनों के बाद वो आधी रात को वापस लौटा है, और इन 7 दिनों में इसने अर्थ के गिर्द चक्कर लगाया है। ये भी पूरी एक स्टोरी है, ये भी पूरी एक जो है ना दास्तान है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में यही सब था। आई होप आपको ये पसंद आए। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।